मिडल ईयर आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम BD84। एक्सटर्नल ईयर की वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो मिडल ईयर इज द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज प्रेजेंट बियॉन्ड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाई है जब हम एक्सटर्नल ईयर डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज द पिना, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीआरएस और यहाँ दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बियॉन्ड ये वाला जो मिडल में पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर और ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं to discuss what is middle ear. Middle ear is also called the tympanic cavity. So पहली तो ये बात आपको याद रखनी है कि middle ear का दूसरा नाम क्या है. It is also known as tympanic cavity. Yeah, it is also known as tympanum. Okay. It is a narrow air-filled space situated in petrous part of the temporal bone. So it is actually present within the bone, okay, between the external ear and the internal ear. ये हमने बात अभी ऊपर देखी भी थी कि एक तरफ ये इस तरह से पिन्ना होगा, then external auditory canal होगी, then tympanic membrane और फिर यहाँ middle ear और इस तरफ होगा inner ear. So basically जो middle ear है, it is between the external ear and the internal ear. Right in the middle is the middle ear. Okay. The middle ear is shaped like a cube. Its lateral and medial walls are large, but the other walls are narrow because the cube is compressed from side to side. अब ये diagram पे दिखाता हूँ तो बात ज़्यादा clear समझ में आएगी. Its vertical and anteroposterior diameters are both 15 mm, but this is not important to remember. When seen in coronal section, the cavity of the middle ear is actually biconcave, as the medial and the lateral walls are closest to each other in the center. So इस diagram में इतना clear नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे this is a good diagram. ये जो इस तरह से coiled snail की तरह की जलेबी की तरह की चीज़ है, this is the internal ear, और internal ear से this is the middle ear. So you see this is one wall of middle ear which is concave. This is the other wall which is also concave. और यहाँ पे ये जो थिकनिंग दिखाई है, दिस इज बेसिकली द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हैं कि जो मिडिल पार्ट है वो किस तरह से नैरो है और जो अपर पार्ट है वो किस तरह से, इट इज काइंड ऑफ इन अ सिमिलर शेप लाइक द बायकॉन्केव रेड ब्लड सेल्स आर. यू सी दिस इज हाउ द रेड ब्लड सेल्स आर, कॉन्केव फ्रॉम दिस साइड एंड कॉन्केव फ्रॉम दिस साइड एज वेल. सो कॉन्केव फ्रॉम दिस साइड एंड कॉन्केव फ्रॉम दिस साइड, दोनों तरफ से कॉन्केव है. ओके, द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम आर 6 mm नियर द रूफ, 2 mm in the center and 4 mm in the floor. So basically this is 6 mm at the roof, then in the middle it's about 2 mm and this is about 4 mm. Dimensions याद रखना जरूरी नहीं है, but ये मोटी मोटी बात याद होनी चाहिए कि this is a biconcave structure. इधर से भी concave है, इधर से भी concave है. Okay. राइट अच्छा, बेसिकली एयर है, टेम्पोरल बोन में एयर और उस एयर के अंदर कुछ बोन्स हैं जिनके बारे में दैट्स ऑल बेसिकली द मिडल एयर. मिडल एयर का काम है जो साउंड वेव्स हैं उनको एक्सटर्नल एयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जरिए जो बोन्स लगी हैं उन बोन्स में ऑसिलेशन होती है. ये छोटी छोटी बोन्स अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, 3 बोन्स हैं, उनमें ऑसिलेशंस होती हैं और वो ऑसिलेशन फिर ट्रांसमिट हो जाती हैं टू द इंटरनल एयर और फिर इंटरनल एयर से पूरा ऑडिटरी मैकेनिज्म नर्व के जरिए आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है. ओके, now parts of the middle ear, the cavity of the middle ear can be subdivided into tympanic cavity proper, which is opposite the tympanic membrane, and the epitympanic recess. एक जो प्रॉपर कैविटी है उसका नाम ज़ाहिर है टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर होगा और जो टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर के ऊपर छोटा सा एक रेसिस होगा, दैट इज कॉल्ड एपी टिम्पैनिक रेसिस. एपी इसलिए क्योंकि वो टिम्पैनिक कैविटी के ऊपर है, विच लाइज अबव द लेवल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल दिस इज द मिडल एयर जहाँ पे ये लेबल्ड भी है और दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो जहाँ तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पूरा कैविटी का एरिया है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर टिम्पैनिक कैविटी और इसके ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर का ये जो एरिया है, this is basically the epitympanic recess, tympanic membrane के ऊपर का middle ear का part. Okay, now communications, जो middle ear basically एक cavity है और ये आसपास कुछ structures के साथ communicate करता है. The middle ear communicates anteriorly with the nasopharynx through the auditory tube. तो ये this is a good diagram to show you different connections. This cube here is the middle ear और इस middle ear के इस तरफ this is the external ear एंड इस मिडल एयर के इस तरफ दिस इज द इंटरनल एयर. और ये मुझे कैसे पता लगा कि ये एक्सटर्नल एयर है और ये इंटरनल एयर है, क्योंकि यहाँ आई कैन सी द मेस्टोइड प्रोसेस एंड द एयर सेल्स विद इन द मेस्टोइड प्रोसेस. सो आई नो कि दिस इज द इंटरनल एयर पार्ट एंड हियर इज द एक्सटर्नल एयर पार्ट. ओके, सो एंटीरियरली अब इसके अगर आप इस क्यूब के रिलेशनशिप्स देखें, सो दिस इज द रूफ ऑफ द मिडल एयर, दिस इज द फ्लोर ऑफ द मिडल एयर, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर साइड ऑफ द मिडल एयर, एंड दैट्स ऑब्वियसली द पोस्टीरियर साइड.
Okay, so anteriorly जो middle ear है, it communicates with the auditory tube. So here is the auditory tube in the anterior communication. और auditory tube basically किन दो structures को connect करता है? Auditory tube connects the nasopharynx with the middle ear. So middle ear is connected with the nasopharynx by the auditory tube. ये हमने already भी discuss किया है जब हम larynx, pharynx ये chapters पढ़ रहे थे, तो ये concept आपको already है अगर आप मेरी playlist follow कर रहे हैं शुरू से. अच्छा, posteriorly the middle ear is connected with the mastoid antrum. और ये देखें, this is the posterior bit and in immediate posterior relation क्या चीज़ है? mastoid antrum. ओके और इट इज़ बेसिकली ये पूरा मेस्टोइड एंट्रम है जो फिर मेस्टोइड प्रोसेस में जाता है और मेस्टोइड एयर सेल्स हैं. और यहाँ ये जैसे यहाँ एंटीरियरली जो कम्युनिकेशन है उसका नाम है ऑडिटरी ट्यूब, ऐसे पोस्टीरियरली जो कम्युनिकेशन है, जो गैप है जो मिडल ईयर को कम्युनिकेट करवाता है मेस्टोइड एंट्रम के साथ, उस कम्युनिकेटिंग गैप को नाम देते हैं एडिटस टू एंट्रम. Okay, now the middle ear is likened to a pistil. So pistil से इनकी यहाँ पे इन्होंने analogy दी है, ये भी मैं आपको समझाता भी हूँ in a sloping course और किस तरह से ये analogy middle ear से compare होती है. So if you see here this long tube, then the barrel of the pistil, this is basically the auditory tube. और auditory tube के इस तरफ होगा nasopharynx on one side, nasopharynx, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? middle ear. So middle ear is connected anteriorly, this is the anterior connection. Anteriorly the middle ear is connected with the nasopharynx by the auditory tube. और posteriorly it is connected with, ये पूरा mastoid process है, it is connected with the mastoid process by the adytus to mastoid antrum. So that's a way they have, you know, equated these two images. बहरहाल ये इसकी ज़रूरत नहीं भी थी. This is an easy diagram to understand. कि in the middle this cube is the middle ear, anterior connection है nasopharynx के साथ by the auditory tube और posterior connection है mastoid antrum के साथ by the adytus to antrum. अच्छा, अब जो middle ear है उसकी 3-dimensional orientation पे हमें थोड़ी बात करनी है, which is what we are talking about, the boundaries of the middle ear. इसकी roof की हम बात करेंगे, the rooftop, and then we'll talk about the floor, and obviously there are different walls. There is anterior wall, there is posterior wall, medial and lateral wall. ये चूंकि एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है because the middle ear is situated right at a place जहाँ पे बहुत सारे connections हैं. But the good news is कि बहुत अच्छी diagrams बनी हुई हैं. So if you focus on the text and the diagram and what I'm saying, you should be able to crack all of them. So one by one इनको करते हैं slowly ताकि ये सारे concepts crack हो जाएं. सबसे पहले तो बात करते हैं roof की. Roof का दूसरा नाम है the tegmental wall, and roof is obviously present at the top of the middle ear. So here is the middle ear and at the top is the roof. Okay, now roof कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट सेपरेट्स द मिडल एयर फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट. यानी ये जो रूफ यहाँ पर ड्रॉ करी है और ये जो क्यूब यहाँ पर ड्रॉ किया है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द मिडल एयर, इसके रूफ पर यहाँ ऊपर देयर इज मिडल क्रेनियल फोसा. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ द रूफ. ओके, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड द टेगमेन टेम्पेनाई. इसीलिए इसको टेगमेंटल वॉल भी कहा जाता है. सो ये जो रूफ की प्लेट है, दिस इज कॉल्ड टेगमेन टेम्पेनाई. दिस प्लेट इज प्रोलॉन्ग्ड forwards as roof of the canal for the tensor tympani. इस रूफ के अंदर से एक मसल गुजर रहा होता है और उस मसल का नाम है टेंसर टेम्पेनाई. उसकी बाकायदा कैनाल होती है इस रूफ में. तो यहाँ देखिए मसल दिखाया हुआ है, ये एक्चुअली एंटर हो जाता है रूफ में और फिर मिडल ईयर में अंदर जाकर के कर्व लेता है थ्रू अनदर बोनी प्रोजेक्शन, जो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन रूफ के हवाले से अब तक दो बातें बताई. पहली बात ये कि रूफ इज़ द सेपरेशन बिटवीन व्हाट, रूफ इज़ द सेपरेशन बिटवीन मिडल ईयर एंड द मिडल क्रैनियल फोसा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, और ये जो बोनी पार्ट है जो सेपरेट कर रहा है मिडल क्रैनियल फोसा और मिडल ईयर को, दैट इज कॉल्ड टेगमेन टेम्पेनाई. और इसमें एक कैनाल है मसल के लिए, एंड व्हाट इज दैट मसल? टेंसर टेम्पेनाई. सो ऑल दिस इज वेरी हाई यील्ड इंफॉर्मेशन. नाउ इन यंग चिल्ड्रन द रूफ रिप्रेजेंट्स अ गैप at the unossified peterosquamous suture. यहाँ actually ossification complete नहीं हुई होती when the child is growing, and this happens with the passage of time. adults में ये ऑसिफाई हो जाता है. यहाँ पे जो सूचर होता है पीटर्स और स्क्वामस बोन जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान, एंड एक्चुअली द रूफ इज फॉर्म्ड. उससे पहले द मिडल एयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेनिंजीज. सो सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि इन एक्चुअली चिल्ड्रन ये रूफ चूंकि सही से डेवलप नहीं होती, तो जो मिडल एयर के जितने भी कॉन्टेंट्स हैं जो कि अभी बोन्स वगैरह हम पढ़ेंगे, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टेंट्स ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा. और मिडल क्रेनियल फोसा में क्या है? ब्रेन है. ब्रेन कवर्ड होगा किस चीज़ से? मेनिंजीज से. सो बेसिकली इन यंग चिल्ड्रन द
the middle ear is in direct contact with the contents of the middle cranial fossa. Okay, so very important but easy to understand points about the roof. ये बात समझ में आ गई. अब बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की, which is the floor or the jugular wall. अच्छा जी, the floor, इसको jugular wall इसलिए कहते हैं क्योंकि floor के direct connection में है jugular bulb. Okay, that's why it is called the jugular wall. The floor is formed by a thin plate of bone which separates the middle ear from the superior bulb of the internal jugular vein. Here you can see that. Okay, so roof का important connection क्या था? Middle cranial fossa. Floor का important connection क्या है? Jugular bulb. Internal jugular vein का bulb है ये. Okay, this plate is part of the temporal bone. Okay, near the medial wall, the floor represents the tympanic canaliculus, which transmits the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve to the medial wall of the middle ear. So okay, so glossopharyngeal nerve का जो tympanic part है, that is also in a connection with the floor. So that's okay, easy to understand bit. राइट, एक्चुअली यहाँ पे नज़र भी आ रही है. सो दिस इज़ द फ्लोर एरिया, और इस फ्लोर एरिया में दिस इज़ ऑल द फ्लोर एरिया. यहाँ यू कैन सी कि द फ्लोर इज़ एसोसिएटेड विद नंबर 1 द जुगुलर बल्ब एंड नंबर 2 दिस इम्पॉर्टेंट नर्व. ओके, सो दीज आर बोथ पार्ट्स ऑफ द फ्लोर एंड दिस इज़ द रूफ एरिया. और इस रूफ में कैनाल है किस मसल के लिए? टेंसर टिम्पेनाई मसल के लिए. ओके, सो द टेंसर टिम्पेनाई मसल इज बेसिकली गोइंग थ्रू दिस कैनाल विच इज़ द रूफ. सो रूफ इज़ डन, floor is done. Now let's talk about some other walls and boundaries. Now the next thing we have to discuss is the anterior wall. Now the anterior wall is also known as carotid wall, and that is again for a reason. So if you look here in this diagram, इन सब के देखें alternate नाम है. जो roof है उसका नाम है tegmental part. So ये हमने यहाँ पे डिस्कस की थी चीज़ कि जो bone था उसका नाम ही था tegment tympani. जो floor है उसका नाम है jugular wall because it is in direct association with the superior bulb of the internal jugular vein. Now the anterior part, this will be the anterior boundary. Na? Anterior boundary mein you see there is internal carotid artery and plexus. Therefore this is called the carotid wall. Okay, because it's in connection with the carotid structures. The anterior wall is actually a narrow structure due to approximation of the medial and the lateral wall. एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो जो anterior wall है वो काफ़ी narrow structure होता है. The uppermost part of the anterior wall bears the opening of the canal of the tensor tympani. So जो tensor tympani muscle है वो, so if you look at this diagram, we are looking at the ear, उसका section है ये, and what we are looking at is this is the tympanic membrane. तो tympanic membrane के पीछे का ये we are looking directly into the middle ear, और middle ear में ये वाला जो सारा part है this is the anterior portion, ये वाला जो सारा part है this is the posterior portion. This is how you orient yourself. Okay, और एंटीरियर पार्ट से ये मसल एंटर होता है जिसका नाम है टेंसर टिम्पेनाई, और फिर ये रूफ में कंटिन्यू करता है. ओके, और बेसिकली there is another bony septum in this area just below the tensor tympani. This bony septum, ये आप देखें ये यहाँ आके रुक गया है. ये एक नोकीला सा pointed bony septum, इसका एक particular अपना नाम है, and this is called processus कॉलियरिफॉर्मिस. ओके, तो मेडिसिन में मुश्किल मुश्किल नाम रखने का हमको बड़ा शौक है. सो दिस बोनी प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि टेंसर टिम्पेनाई मसल जो है वो चलते 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 एज अ पुली इसको यूज़ करता है और फिर बेंड हो जाता है, और बेंड होके हैंडल ऑफ मेलियस पे आके अटैच हो जाता है. सो ये जो टेंसर टिम्पेनाई मसल है इसका रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट पेनिट्रेट्स इनटू द मिडल एयर बाय द एंटीरियर वॉल, देन इट कंटिन्यूज इन द रूफ, एंड देन through this bony septum like a liver ये इस तरह से आके अटैच हो जाता है towards the handle of the malleus. Okay, now the uppermost part of the anterior wall bears the opening for tensor tympani, ये बात हो गई. The middle part has the opening for auditory tube. The inferior part of the wall is formed by a thin plate of bone which forms the posterior wall of the carotid canal. तो basically जो anterior wall है ये सारी anterior wall है because this all is the middle ear here. इस middle ear के आगे ये anterior wall है. इस anterior wall को divide कर रहे हैं तीन पार्ट्स में. पहला पार्ट वो है दिस इज द अपर पार्ट, इस अपर पार्ट में से मसल गुजरेगा. देन दिस इज द सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में बेसिकली कैनाल है, ऑडिटरी ट्यूब है, और दिस इज द थर्ड पार्ट. ये जो थर्ड पार्ट है देयर इज अ स्मॉल थिन बोनी प्लेट विच इज एक्चुअली सेपरेटिंग द मिडल ईयर कंटेंट्स बाय द कैरोटिड कैनाल कंटेंट्स. ओके, तो ये तीन पार्ट्स हैं. देयर इज एन अपर मोस्ट पार्ट, देयर इज अ मिडिल पार्ट, एंड देन देयर इज एन इंफीरियर पार्ट. ये बात समझ में आ गई? Okay, so that's basically it. Easy stuff, easy to understand. Okay, और the inferior part is formed by the thin plate. ये हो गई posterior wall of the carotid canal. So here we have the carotid canal. तो carotid canal की जो posterior wall है वो middle ear की anterior wall है. ठीक है. Now the plate separates the middle ear from the internal carotid artery. This plate of the bone is perforated by the superior and inferior sympathetic
carotid tympanic nerves and the tympanic branch of the internal carotid artery. So ये तो है internal carotid artery, और फिर कुछ structures यहाँ से pierce करते हैं इस bone को और enter होते हैं actually middle ear में. और वो structures क्या हैं? एक तो tympanic branch है, internal carotid की tympanic branch देखें bone के अंदर मौजूद है, so it actually enters into the middle ear. And then these two nerves जो यहाँ पे yellow color की नज़र आ रही हैं, these are the sympathetic carotico-tympanic nerves. ये भी enter होती हैं into the middle ear and they pierce this bony structure. तो ये anterior wall समझ में आ गई. इसका पार्ट नंबर 1 था जिसमें से मसल गुजरेगा. पार्ट नंबर 2 is the auditory canal and part number 3 is the separation of middle ear from the carotid canal. ठीक है, anterior wall हो गई, very easy. Now let us talk about the posterior wall. Now posterior wall is also called the mastoid wall, and again for a reason. ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, मिडल ईयर ये रहा सारा. मिडल ईयर के पोस्टीरियर साइड पे ये सब क्या है? दिस इज द मेस्टोइड प्रोसेस. तो ये जो चूंकि मेस्टोइड प्रोसेस के कनेक्शन में है, देयरफॉर इट इज नोन एज द मेस्टोइड वॉल. पोस्टीरियर वॉल इज आल्सो कॉल्ड द मेस्टोइड वॉल. द पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट्स दीज फीचर्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. Superiorly, there is an opening or adytus through which the epitympanic recess communicates with the mastoid or the tympanic antrum. ये बात बिल्कुल easy है, हमने already भी discuss की कि अब ये सारी जो है this is all the posterior part of the middle ear, और इस posterior part को 3 parts में divide कर रहे हैं यहाँ पर भी 2-3 parts में. जैसे यहाँ किया था part number 1 जिसमें से मसल गुजरा था, part number 2 जो कि auditory tube थी, और part number 3 जो कि carotid canal से separate कर रही थी ये bony division. एंटीरियर वॉल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना. इसी तरह जो पोस्टीरियर वॉल है इसका सबसे जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एडिटस. इस एडिटस का काम ये है कि मिडल ईयर को कम्युनिकेट करवा दे इस मेस्टोइड एंट्रम के साथ. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एडिटस. ओके, now what else? Let's have a look. So this was the superior bit of the posterior wall, which is the adytus, which is communicating the epitympanic recess. Actually middle ear का कौन सा part? Epitympanic recess with the tympanic antrum, या mastoid antrum. Then there is fossa incursus. It's a depression which lodges the short process of incus. Then there is a conical projection which is called the pyramid. ये भी मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ. It has an opening at its apex for the passage of tendon of the stapedius muscle. So stapedius का जो tendon है वो इस pyramid के साथ connection में होता है. ठीक है. Then lateral to the pyramid and near the posterior edge of the tympanic membrane there is posterior canaliculus for the chorda tympani through which the nerve enters the middle ear cavity. So let me take you. So here you can see the chorda tympani. और chorda tympani जो है it is entering via the canaliculus structure. Okay, so ये जो canaliculus जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है, the posterior canaliculus, this is the point इन दी पोस्टीरियर वॉल जहाँ से कॉर्डा टेम्पनी एंटर होता है. पोस्टीरियर वॉल के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं. पोस्टीरियर वॉल में देयर इज अ पायरामिड, हियर इज द पायरामिड जहाँ से टेंडन ऑफ स्टेपिडियस कनेक्ट होता है, एंड दिस इज द टिम्पैनिक एंट्रम, द मेन कैविटी विच इज कम्युनिकेटिंग विद द मिडल ईयर एपिटिम्पैनिक रेसेस बाय द ऑडिटस. सो ये सारे जो कॉन्टेंट्स हैं दिस इज ऑल द पोस्टीरियर वॉल. ठीक है, तो पोस्टीरियर वॉल भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है. एंटीरियर वॉल हमने डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस द रूफ एंड वी हैव डिस्कस द फ्लोर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटरल वॉल, और फिर हम बात करेंगे मीडियल वॉल की. नाउ मिडल ईयर की जो लेटरल वॉल है इट बेसिकली सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीयरस. इसके लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जरूरत है. सो इफ हैव अ लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, सो दिस इज द मिडल ईयर और यहाँ इसकी दिस देयर विल बी द लेटरल वॉल एंड इनसाइड हियर विल बी द मीडियल वॉल. सो द लेटरल वॉल इज बेसिकली सेपरेटिंग द मिडल ईयर फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर, और जो मीडियल वॉल होगी दैट विल सेपरेट इट फ्रॉम द इंटरनल ईयर. ओके, सो विद दिस कॉन्सेप्ट लेट अस स्टार्ट रीडिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द लेटरल wall. So lateral wall separates the middle ear from the external acoustic meatus. ठीक है, mainly by the tympanic membrane along with this tympanic ring and sulcus. So tympanic membrane इसके lateral wall का major part है. Partly by the squamous temporal bone. Okay, not something that is very tough. Now near the tympanic notch there are two small apertures. एक small aperture जिसका नाम है petrotympanic fissure and the other one is called anterior canal. Both of these I have discussed when we were talking about external ear. So please do watch my video on external ear और उसमें ये दोनों fissures और इनके contents आपको समझ में आ जाएंगे. Okay, right. Now the medial wall separates the middle ear from the internal ear. ये मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखा भी दिया है. That's the easy bit. And उसके कौन
कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं? देयर इज़ अ प्रोमोन्ट्री which is actually a rounded bulging produced by first turn of the cochlea. जो internal air का important part है cochlea, उसके bulge से medial wall में एक promontory बनती है. अभी दिखाता हूँ diagram में. It is grooved by tympanic plexus. Now there is a fenestra vestibuli. This is an oval opening posterior superior to the promontory. It leads into the vestibule of the internal air and is closed by the foot plate of the stapes. So fenestria vestibuli is closed by stapes. अभी diagram पे देखते हैं. Then there is a fenestria cochlea is a round opening. Word fenestra का मतलब होगा there will be an opening. Fenestria vestibuli is an opening which is closed by stapes, stapes bone. Fenestria cochlea is an opening at the bottom and the depression of the posterior inferior to the promontory. ये इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जैक्टली है किधर. इट ओपन्स इनटू द स्केला टिम्पेनाई ऑफ द कॉक्लिया एंड इज क्लोज्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये सब अभी डायग्राम पे दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ bear with me and we'll go back to the diagram explaining all these terminologies. Then there is a prominence of the facial canal that runs backward above the fenestria vestibuli to reach the lower margin of the adytus. That is again too much detail. मैं डायग्राम पे चलता हूँ अभी थोड़ी देर में. Prominence of the lateral, ठीक है. The sinus tympani is the depression behind the promontory opposite the ampulla. Now let me show you the diagram जिसमें ये important structure सारे दिखाता हूँ. So इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं इस डायग्राम को and we will talk about the medial wall. Now द मीडियल वॉल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे जो मेन स्ट्रक्चर है दैट्स अ प्रोमोन्ट्री. ये एक प्रोजेक्शन है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉक्लिया. इनर एयर इंटरनल एयर के कॉक्लिया की वजह से ये प्रोजेक्शन बनता है. देन देयर इज एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई, और ये जो फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई है दिस इज क्लोज्ड बाय स्टेपीज. यहाँ पे स्टेपीज बोन आकर के अटैच होगी. देन देयर इज एन ओपनिंग. अच्छा, ये जो ओपनिंग की लोकेशन लिखी हुई थी वो लोकेशंस अगर ये डायग्राम देखेंगे तो समझ भी आ जाएंगी. मैं वहाँ कह रहा था ना कि डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली वाकई एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो समझ में आ सकती है. फॉर एग्जांपल फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई देखते हैं. मीडियल वॉल में फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई, इसमें लिखा है इट इज़ एन ओपनिंग विच इज़ पोस्टेरो सुपीरियर टू द प्रोमोन्ट्री. अब दोबारा इस डायग्राम पे चलो. सो दिस इज द प्रोमोन्ट्री हेयर, दिस इज द सुपीरियर रीजन, दिस इज द इंफीरियर रीजन. ये एंटीरियर वॉल है और ये पोस्टीरियर वॉल है. सो अब मुझे बताएं कि इस फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई की पोजिशन क्या है. इट इज सुपीरियर एंड पोस्टीरियर. सो कैन वी से दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर? यस, इट इज पोस्टीरियर सुपीरियर, और यही वहाँ पे लिखा हुआ भी है. इसी तरह जो फेनेस्ट्रिया कॉक्लिया है दिस इज पोस्टीरो इन्फीरियर. इसकी लोकेशन क्या है? पोस्टीरो इन्फीरियर. देन देयर इज साइनस टेम्पिनाई विच इज इन द पोस्टीरियर रिलेशन टू द प्रोमोन्ट्री. सो प्रोमोन्ट्री इज द सेंट्रल बल्ज इन द मीडियल वॉल, और फिर उसके पोस्टीरो सुपीरियर, पोस्टीरो इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर, ये तमाम चीज़ें हैं. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल. सो मीडियल वॉल के ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, प्रोमोन्ट्री इज द सेंट्रल बिग वन एंड देन ऑल दीज, एंड देन देयर इज अ फेशियल कैनाल विच इज रनिंग फ्रॉम द superior edge of the promontory going backward posteriorly and then through the bone. Okay, and then there is prominence of the semicircular canal. So ये तमाम structures यहाँ लिखे हुए हैं और ऊपर diagram पे बड़े nicely explained है. So we saw the promontory. Where is the promontory? This bit is the promontory. Then we saw where is fenestria vestibuli, fenestria cochleae, prominence of the facial canal. All these structures are visible here. This is the prominence of the facial canal. This is fenestria vestibuli. This is fenestria cochleae. Okay, these are all parts of the middle ear. Now contents of the middle ear, और ये मिडल ईयर की मीडियल वॉल. सो बेसिकली ये तमाम जो वॉल्स हैं स्टूडेंट्स से बड़ा घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमने काफ़ी स्लोली और काफ़ी सलीके से इसको पढ़ लिया है. सो आई थिंक इट शुड ऑल मेक सेंस टू यू कि रूफ में क्या है, फ्लोर में क्या है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल की ये है इसको समझने की. ये वाली डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. रूफ एंड फ्लोर एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, एंड ऑब्वियसली दीज थ्री डायग्राम इंक्लूडिंग दिस वन. सो इफ यू रिमेंबर ऑल दीज थ्री डायग्राम्स यू आर गुड एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट वॉल्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द मिडल एयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मिडल एयर में होता क्या है. सो बेसिकली मिडल एयर में देयर आर थ्री स्मॉल बोन्स, या उनको ऑसिकल्स भी कहते हैं. इन स्मॉल बोन्स का नाम है मिलियस, incus और स्टेपीज या स्टेप्स इसको कहते हैं, whatever you want to call it. Now these three small bones, इनका बेसिकली काम ये है कि ये साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टू द इंटरनल एयर. ठीक है. द अपर हाफ ऑफ द मिलियस एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द incus लाई इन द एपी टिम्पैनिक रेसिस, और बाकी के सारा इन द टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर में होते हैं. जॉइंट्स बिटवीन द एयर ऑसिकल्स आर ऑल्सो
amongst the contents of the middle ear. There are two muscles, and these two muscles are called stapedius muscle and tensor tympani. Tensor tympani का भी हम जिक्र कर भी रहे हैं काफ़ी देर से कि it enters into the middle ear by the anterior wall, and then it travels in the roof, and then it is turned by the bony process, और फिर वो जाके handle of Malleus पे attach हो जाता है. अभी दोबारा देखेंगे इसको. Now there are vessels which supply the middle ear, and there are veins, obviously arteries and veins, and then there are nerves which are the chorda tympani and tympanic plexus, and obviously there is air also. So these are all the contents of the middle ear. अब इनको हम one by one discuss करेंगे, particularly जो bones हैं. बोन्स की अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए, कौन सी बोन किस बोन के साथ जॉइंट बनाती है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, और उनकी लोकेशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन डिस्कसिंग द बोन. सो पहली बोन है, उसका नाम है मेलियस. नाउ मेलियस इन लैटिन इज इक्वल टू हैमर, और इसकी एक्चुअली शेप होती है. दिस बोन इज द मेलियस, दिस इज द मेलियस. इट्स लाइक अ हैमर शेप. एक बड़ा सा हैमर, हैमर के आगे भी एक बड़ा सा इस तरह होता है ना, हथौड़ा जिससे मारते हैं. सो दैट इज द मेलियस बोन. अच्छा, मेलियस का देयर इज अ राउंडेड हेड, then there is a neck, there is an anterior process, and there is a lateral process, and then there is a handle. अब ये जो सारे structures हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें हैं which you have to remember. जो मेलियस का head है, the head of the Malleus is actually lying in the upper part of the middle ear, और जो upper part of the middle ear था, इसको हमने नाम दिया था epitympanic recess. याद है आपको epitympanic recess या epitympanic cavity. So Malleus is present in the upper part of the middle ear. Head is present in the epitympanic recess. It articulates posteriorly with the body of the incus and provides attachment to the superior and lateral ligaments. So if you look here at this diagram, ये तीनों bones यहाँ पे दिखाई हुई हैं beautifully. This is one bone, bone number 1, Malleus. जो Malleus है, it is joining with this bone number 2, which is called incus. और head of the Malleus actually joins with the incus, okay? और इनके बीच में यहाँ पर the joint category is saddle type joint, and the joint is known as इन इनकस के दरमियान और मेलियस के दरमियान है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्यूडो-मेलियर जॉइंट. इंक्यूडो फ्रॉम इनकस एंड मेलियोलर फ्रॉम मेलियस. सो द इंक्यूडो-मेलियोलर जॉइंट इज अ सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट, ओके? एंड देयर आर ऑब्वियसली सम लिगामेंट्स व्हिच आर कॉल्ड सुपीरियर एंड लेटरल लिगामेंट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट. देन देयर इज अ नेक व्हिच लाइज अगेंस्ट द पार्स फ्लैक्सिडा. अब ये पार्स फ्लैक्सिडा क्या बला है, ये मैंने आपको एक्सटर्नल एयर की वीडियो में बताया है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो कि फ्लैक्सिड होता है, जिसमें फाइबर्स नहीं होते, which is more prone to rupture, is known as pars flagellata. Okay, and the neck is in direct relationship with pars flagellata. Also neck के पास से गुजर रही होती है very important chorda tympani. Okay, then there is a small process which is called the anterior process, and it is connected to a ligament, anterior ligament. Then there is a lateral process which is important bony landmark because it provides attachment to the malleolar folds. Malleolar folds फिर क्या बला है, अगेन एक्सटर्नल एयर की वीडियो में बताया था कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, लेट मी गेट टू द डायग्राम. जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपर पार्ट पर, सुपीरियर पार्ट पर देयर इज अ पोस्टीरियर मैल्युलर फोल्ड एंड देयर इज अ एंटीरियर मैल्युलर फोल्ड, और दे आर बोथ अटैच्ड टू द लेटरल प्रोसेस ऑफ मैल्योलस. और इन दो फोल्ड्स के बीच में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड पार्स फ्लैक्सिडा. सो यहाँ पर ये देखें डायग्राम में बात बड़ा इजीली नज़र भी आ रही है कि दिस इज़ द पोस्टीरियर मैल्युलर फोल्ड, ग्रीन बेड, दिस इज़ द एंटीरियर मैल्युलर फोल्ड, दिस ग्रीन बेड, एंड बीच में दे आर अटैच्ड टू द लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस. सो मैलियस के लेटरल प्रोसेस पे ये दोनों मैल्युलर फोल्ड्स अटैच्ड होते हैं. लेटरल प्रोसेस पर मैल्युलर फोल्ड्स अटैच होते हैं. नाउ हैंडल ऑफ द मैलियस एक्सटेंड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड इट इज़ अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. Okay, so this is all about Malleus which you have to remember. There is a head, there is a neck. Neck के साथ chorda tympani का relation है. Head in the epitympanic recess है. Head joint बनाता है incus के साथ. Then there is an anterior process. Lateral process यहाँ नज़र नहीं आ रहा, उस तरफ होगा, but it gives attachment to the malleolar folds. Then there is the handle which attaches on the tympanic membrane. So that's all that you have to basically remember about this bone, which is a small little teeny weeny bone in the middle ear. अब बात करते हैं bone number 2 की, which is called encus or anvil. अच्छा, एनविल क्या चीज़ होती है पता है? एनविल इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है इस शेप का, जिस पर यहाँ पे मैं डायग्राम भी लगा देता हूँ एनविल की, जिस पर बहुत सारी लोहे के स्ट्रक्चर्स को रख के ठोक ठाक के सीधा किया जाता है. सो दैट इज एनविल. देखें इसी शेप का एग्जैक्टली ये पूरा बोन है, जस्ट लाइक दी एनविल. ओके, यू सी एनविल टाइप की कोई चीज़ बन रही है. अब ये एनविल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि इट मेक्स अ जॉइंट विद द मेलियस.
ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मेलियस हम पढ़ चुके हैं. इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिजेंबल्स एन एनविल. ये बात मैंने बता दी आपको. इट रिजेंबल्स ऑल्सो अ मोलर टूथ एंड हैज द फॉलोइंग पार्ट. देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. द बॉडी इज large and bears an articular surface which articulates with the malleus, and the long process projects downward just behind and parallel with the handle of the malleus, or it tips bears a lentiform nodule directed medially which articulates with the head of the stapes. So easy bone, easy to understand. दिस इज़ द इनकस. इनकस एक तरफ जॉइंट बना रहा है मेलियस के साथ और दूसरी तरफ इनकस का जो लॉन्ग प्रोसेस है जो कि पैरेलल चल रहा है हैंडल ऑफ मेलियस के साथ, ये जॉइंट बनाता है इस बोन के साथ जिसका नाम है स्टेपीज. और इनकस और स्टेपीज के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है उसका नाम है इनक्यूडो स्टेपीडियल जॉइंट. इनक्यूडो फ्रॉम इनकस, स्टेपीडियल फ्रॉम स्टेपीज, एंड दिस इज एक्चुअली अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट. एग्जाम में मुझे आज तक स्टूडेंट्स ने बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल में ये जॉइंट नहीं बताया. सो आई होप आपसे अगर कभी ये बात पूछी जाए तो यू आर एबल टू टेल दिस बिकॉज दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट की जब भी मैं एग्जाम्पल्स पूछता हूँ जवाब मुझे मिलता है फीमर का हेड एंड हिप बोन की कैविटी. येस, दिस इज राइट, दैट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. शोल्डर जॉइंट की एग्जाम्पल मिलती है, ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नहीं देते. आई डोंट नो क्यों, बेसिकली उनको पता ही नहीं होता मेरा ख्याल है. सो आई होप कि आपको अब से ये पता है कि द जॉइंट बिटवीन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस एंड स्टेपीज का हेड, दिस जॉइंट इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी. Okay, now the third bone, which is known as stapes, the bone is so called because it is shaped like a stirrup. Stirrup पता क्या होता है? Stirrup इस चीज़ को बोलते हैं जो घोड़े पे लगी होती है, इसमें पाँव डाल के ऊपर चढ़ते हैं घोड़े के, और इसकी शेप बिल्कुल वैसी होती है. देखें, this is just like a stirrup. So because of this similarity of the structure, it is called stapes. Okay, now it is the smallest and the most medially placed of all the ossicles. जितने भी अभी ossicles हमने डिस्कस किए हैं, मेलियस, इनकस, उनमें से stapes जो है वो सबसे medial इसकी placement है. Okay, it has the medial most placement. It has the following parts. There is a small head which is this bit जो कि joint बना रहा है इनकस के long process के साथ. Then there is a small neck. Then after the neck there are two limbs, one is the posterior limb and the other one is the anterior limb, and then there is a foot plate. और ये जो foot plate है, it actually fits into fenestria vestibuli. मिडिल ईयर में अभी ये फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई हमने पढ़ा था ना, ये वाला, इसमें एक्चुअली फिट होती है स्टेपीज का ये पूरा जो फुट प्लेट है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दीज थ्री लिटिल बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज. ओके, नाउ दी जॉइंट्स, मैंने जॉइंट्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि जो इनकस और मेलियस के दरमियान जॉइंट है इट्स अ सैडल वैरायटी. इनकस और स्टेपीज के दरमियान जो जॉइंट है इट्स अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी. सिंपल, दे आर सराउंडेड बाय कैप्सुलर लिगामेंट्स. ऑब्वियसली जॉइंट्स हैं तो देयर विल बी कैप्सूल्स, देयर विल बी लिगामेंट्स टू मेंटेन द इलास्टिसिटी, टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट. ओके, नाउ देयर आर टू मसल्स, मैंने आपको बताया देयर आर टू मसल्स, टेंसर टेम्पेनाई मसल एंड द स्टेपिडियस मसल. बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली टू डैम्प डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द हाई पिच साउंड वेव्स and thus protect the internal air. So that is their job, you know. ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करके बेसिकली हाई पिच्ड जो साउंड है उसको टोन डाउन करते हैं. नाउ टेंसर टिम्पेनाई लाइज इन अ बोनी कैनाल दैट ओपन्स इन इट्स लेटरल एंड ऑफ द एंटीरियर वॉल एंड देन इट गोज थ्रू द रूफ. ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. द मसल अराइजेस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कैनाल. सो ओके, अल्टीमेटली इट इज बेसिकली अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ द मेलियस, एंडल ऑफ द मेलियस. ओके, ये हम सारी डिटेल पढ़ चुके हैं इस मसल के बारे में. टेंसर टिम्पेनाई सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व, दैट्स एन इंपॉर्टेंट बिट. द फाइबर्स पास थ्रू द नर्व. ये अननेसेसरी डिटेल्स हैं. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि टेंसर टिम्पेनाई क्या मसल है, कहाँ से आता है, कहाँ अटैच होता है और उसकी नर्व सप्लाई क्या है. सो लेट्स मेक लाइफ ईजी. Now it develops from the mesoderm of the first branchial arch, if you want to remember this. Now the stapedius lies in the bony canal that is related to the posterior wall of the middle ear. Posteriorly below, this is too much detail. Now muscle arises from the wall of this canal and it is ultimately attached to the posterior surface of the neck of the stapes bone. So stapes bone की movement को ये control करता है basically, and it is supplied by a different nerve, facial nerve. और ये second branchial arch से चूंकि develop हुआ है इसीलिए facial nerve से supply हो रहा है. Arterial supply of the middle ear. The main arteries of the middle ear are as follows. The anterior tympanic branch of the maxillary artery. Okay, the posterior tympanic branch of the stylomastoid branch of the posterior auricular artery. The petrosal and superior tympanic branches of the middle meningeal. So middle meningeal is also supplying. Branches of the ascending pharyngeal. So you see it's pretty well
flooded, well supplied middle air. Tympanic branches also from the internal carotid. So तमाम major जो nearby trunks गुजर रहे हैं वो middle ear को एक branch देना ज़रूरी समझते हैं, even from the big vessel such as like carotid. So carotid भी बराबर से गुजर रही है तो वो कहते हैं भाई एक branch मुझसे भी ले लो, carotid से भी branch यहाँ जाके supply कर रही है, tympanic branch of the internal carotid. So it is very well supplied in terms of blood vessels. Okay, venous drainage. Veins from the middle ear drain into the superior petrosal sinus and pterygoid plexus of veins. ठीक है जी. Lymphatics preauricular and retropharyngeal. Okay जी, बात समझ में आती है. Now the nerve supply is derived from the tympanic plexus, which lies over the promontory. Promontory कौन सी wall में था? It was in the medial wall. The plexus is formed by the following. अब ये जो tympanic plexus है किस चीज़ से बनता है? Tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and superior and inferior carotico-tympanic nerves जो कि sympathetic plexus around the internal carotid से निकलते हैं, जो मैंने यहाँ इस diagram में आपको दिखाए भी थे. So where is the diagram? These two are also contributing towards the tympanic plexus. Okay. So that's okay stuff, not difficult. Now the functions. काम क्या है मिडल एयर का? It transmits sound wave from the external ear to the internal ear. ये बात मैंने आपको बार बार बता दी. Through the chain of these three bones which are called the ear ossicles, and thus transform the airborne vibrations from the tympanic membrane to the liquid-borne vibrations in the internal ear. So air की कहानी ये है कि this is the external ear, फिर there is a tube, then there is a tympanic membrane, and then there is the middle ear, और middle ear के बाद here we have the cochlea, the internal ear. So यहाँ पे भी airborne transmitting, यहाँ पे tympanic membrane वाइब्रेट करेगी, फिर ये बोन्स वाइब्रेट करेंगी, यहाँ तक सारा मामला एयर है. दिस इज ऑल एयर बेस्ड. लेकिन वंस द वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू द इंटरनल एयर, इट कंटेन्स लिक्विड, और यहाँ से फिर लिक्विड बॉन्ड मैसेज आगे चला जाएगा टूवर्ड्स द ऑडिटरी कॉर्टेक्स. ओके, तो ये जो बोन्स हैं इनका काम है ऑसिलेट करना और मैसेज को ट्रांसफर करना फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टू द इंटरनल एयर. Okay, now the intensity of the sound waves is increased 10 times. So the intensity is increased by the vibration of the ossicles. ये जो छोटी छोटी bones हैं जब ये vibrate करती हैं तो sound waves की actually intensity increase होती है, लेकिन frequency change नहीं होती. जो frequency enter हो रही है कान में वही रहती है, but उसके intensity का magnitude बढ़ जाता है. Okay, so that's basically the job of middle ear, to transmit the sound waves from external ear to the internal ear. Now एक छोटा सा section जो last bit of the middle ear discussion में हमें बात करनी है, that is a tympanic antrum. अब ये diagram पे हमने देखा भी था. Let me find this diagram. So this is the tympanic antrum, और इस tympanic antrum, this is basically antrum कहते हैं किसी बड़ी से ऐसे एरिया को जो cavity like area हो. So that cavity like area is important because इसके direct connection है middle ear के साथ, और इसकी importance ये है कि ये कुछ important structures के साथ connected है. So ये जो tympanic antrum का एरिया है, फॉर एग्जाम्पल anteriorly it is connected with the middle ear, है ना. inferiorly it is connected with the mastoid process, और इस mastoid process में देखेंगे एयर लाइक सेल्स कैविटीज़ हैं. इसके पोस्टीरियरली यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन में सेरिबेलम होता है, सेपरेटेड बाय अ वेरी थिन प्लेट ऑफ बोन. तो सेरिबेलम है, ब्रेन है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कैविटी. एंटीरियरली कनेक्टेड है, inferiorly कनेक्टेड है, पोस्टीरियरली इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. तो इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस ये बनती है कि अगर से फॉर एग्जांपल मिडल एयर कैविटी में इन्फेक्शन होता है विच इज़ द ओटाइटिस मीडिया, सो वो इन्फेक्शन और पस कैन कम्युनिकेट विद द मेस्टोइड एंट्रम, और वो ड्रिजल डाउन कर सकता है डाउन इन दीज कैविटीज़ ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस. और एक दफ़ा वो इन कैविटीज़ में सेटल हो गया तो इस एब्सेस को ड्रेन करना इज़ हेल लॉट ऑफ अ जॉब, एक मुश्किल काम है, और ये आमतौर पर ख़त्म भी नहीं होता. एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं बट यहाँ तक इतनी अच्छी ब्लड रीच भी नहीं होती. सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया क्लिनिकली टू नो अबाउट. ओके, तो ज़रा इसकी बात कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर वाइंड ऑफ हो जाएगा. It is a small circular air-filled space situated in the posterior part of the petrous temporal bone. Superiorly, it is tegmen tympani bone के साथ connected है. वही bone है ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी when we were discussing the roof of the middle ear cavity. Tegmen tympani याद है? Superior wall. Where is the relevant diagram? So this is the superior wall. Tegmen tympani यही continue करती है in the superior relation और थोड़ा सा posterior relation भी. ठीक है? So because this is the antrum here, this is the cavity. So tegmen tympani is also an important structure to remember here. And superiorly tegmen tympani हो गया. Inferiorly it is communicating with the mastoid process containing the mastoid air cells. ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई कि inferiorly there was the mastoid process जिसके अंदर air filled spaces हैं.
Anteriorly it communicates with the middle ear, और middle ear के कौन से part के साथ communicate करता है? Epitympanic recess. Posteriorly it is separated by a thin plate of bone by the sigmoid sinus, and cerebellum is in direct relation there. Medially it is petrous temporal bone, and laterally by the squamous part of the temporal bone. So रिलेशंस हार्ड कोर याद रखना एक एक इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि आपको मेजर स्ट्रक्चर्स पता हो मिडल एयर के इस पार्ट के, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. ये जो कैविटी है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटीरियरली ये कैविटी कम्युनिकेट कर रही है विद द एपिटिम्पैनिक रेसेस ऑफ द मिडल एयर. इंफीरियरली इसका कनेक्शन है मेस्टोइड प्रोसेस के साथ. पोस्टीरियरली इसके यहाँ पे पूरा सेरिबेलम मौजूद है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एंटरम टू नो अबाउट, बिकॉज इट हैज़ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस. राइट. और क्या बात है जनाब, मेस्टोइड एयर सेल्स के बारे में बताया इन्होंने, जो मेस्टोइड प्रोसेस के अंदर होते हैं, एंड दीज सेल्स में बी डेड स्पेस फॉर कलेक्टिंग इन्फेक्शन. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल एंड ऑल्सो इन रेजोनेटिंग द नॉइज एंड द वॉइस दैट वी मेक. ओके, कौन कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं मेस्टोइड एंट्रम को और एयर सेल्स को? बाय द पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी. द वेन्स ड्रेन इनटू द मेस्टोइड इमिशरी वेन, लिम्फेटिक्स इनटू द पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप एंड द अपर डीप सर्वाइकल, और नर्व्स जो हैं फ्रॉम द टिम्पैनिक प्लेक्सस. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टफ है. फ्रैक्चर ऑफ द मिडल क्रैनियल फोसा ब्रेक्स द रूफ ऑफ द मिडल एयर. आपको ये बात मैंने बताई थी कि जो रूफ ऑफ द मिडल एयर है, इट इज सेपरेटिंग द मिडल एयर फ्रॉम द मिडल क्रैनियल फोसा बाय अ वेरी थिन बोन विच इज द टेगमेंट टेम्पेनाई. अगर उसमें लीकेज हो गया, उसमें लीकेज मतलब फ्रैक्चर हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो हो सकता है मेनिंजीज डैमेज हो और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो मिडल एयर से डिस्चार्ज हो. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. इसीलिए एक्सीडेंट के बाद पेशेंट से पूछा जाता है कि कान से कोई लिक्विड तो नहीं निकला. अगर पेशेंट कहेगा यस, तो it is an indicative of the fact कि roof of the middle ear has been fractured. Okay, then is throat infections commonly spread to the middle ear because there is an auditory tube which is connecting the nasopharynx with the middle ear. Okay, and the pus from the middle ear may take one of the following courses. It may be discharged into the external ear. It may erode the roof and spread towards the middle cranial fossa and cause brain abscess. It may erode the floor and spread in the jugular vein, and it may spread backward causing mastoid abscess. This is all extremely important, and I have to take you back to this very important diagram. ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को चीख के मेरा गला ख़त्म हो गया था कि एंटीरियर वॉल के रिलेशन क्या हैं, रूफ क्या है, फ्लोर क्या है, भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये पता नहीं होगा कि रूफ में क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि रूफ की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है. देखो ये मिडल एयर है. अगर मिडल एयर में पस जनरेट होता है विच इज़ द ओटाइटिस मीडिया, तो वो क्या कहाँ कहाँ वो पस जा सकता है? देखो, एक तो वो पस जा सकता है एंटीरियरली, और एंटीरियरली जब वो पस जाएगा तो वो एंटर होगा ऑडिटरी ट्यूब में एंड इनटू द नेजोफेरिंग्स, और ये सबसे अच्छा रूट है मेरे हिसाब से, निकल जाए तो बेहतरीन है. बट ये पस ऑल्सो जा सकता है इंफीरियरली, एंड इट कैन इन्वॉल्व द इंटरनल जुगुलर वेन. ये पस जा सकता है सुपीरियरली एंड इट कैन इन्वॉल्व द मेनिंजीज मिडल क्रैनियल फोसा. ये पस जा सकता है पोस्टीरियरली एंड पोस्टीरियरली देन ड्रिजल डाउन इनटू द मेस्टोइड प्रोसेस. इन जगहों पे अगर ये पस चला गया, यानी इसने इंटरनल जुगुलर वेन को इन्वॉल्व कर लिया, मिडल क्रैनियल फोसा को इन्वॉल्व कर लिया, या मेस्टोइड प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लिया, देन इट्स अ बिग टर्म प्रॉब्लम. फिर मसला बढ़ गया. अगर नेजोफेरिंग से निकल गया तो ज़्यादा अच्छा है. Now chronic otitis media and mastoid abscess are responsible for persistent discharge of the pus of through the air. मुसलसल पस निकलती रहेगी क्योंकि वो जाकर के फिक्स हो गया है सारा पस in the mastoid process, and this is then very difficult to treat. Now inflammation of the auditory tube, which is also called the Eustachian tube, or the inflammation is known as Eustachian catarrh, is often secondary to an attack of the common cold. ये हम कई दफ़ा बात कर चुके जब external air पढ़ रहे थे. Now otosclerosis is a terminology which is used for the bony fusion which takes place between the foot plate of the stapes and the margins of the fenestria vestibuli. ये बात सिर्फ तब समझ में आएगी जब शुरू से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं. मैंने आपको बताया है कि जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है वो फेनेस्ट्रिया वेस्टिबुलाई में फिक्स होती है, और अगर वहाँ पर फ्यूजन हो जाए देन दिस इज कॉल्ड ऑटोस्क्लेरोसिस, और सुनने में ऑब्वियसली मसला होता है, एंड इट इज़ देन करेक्टेड बाय यूजिंग सर्जिकल प्रोसीजर, प्रोस्थेसिस लगाते हैं. मेस्टोइड एब्सिस इज सेकेंडरी टू ओटाइटिस मीडिया. ये बात हम कर चुके हैं कि अगर ओटाइटिस मीडिया से पस पोस्टीरियर वॉल में ड्रेन करेगा तो इट कैन गो इनटू द मेस्टोइड प्रोसेस.
then infection from the mastoid antrum and air cells can spread to any of the related structures, such as the temporal lobe of the cerebrum, to the cerebellum posteriorly, to the sigmoid sinus posteriorly. This is why the relationships are important. Okay, now air of the infected side is displaced laterally. इतना खैर infection होता नहीं कि पूरा air displaced laterally हो जाए. Hyperacusis is a term which is explained by the paralysis of the stapedius muscle, और अगर stapedius muscle paralyzed हो जाएगा then the movement of the stapes is dampened, so the sounds get distorted and get too high in volume, because आपको याद है stapedius का काम ये था, इन muscles का काम ये है to tone down the very high volume of noises. Okay, this is called hyperacusis. तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी आवाज़ें आती हैं कान में. नेचर का ये सिस्टम डैमेज होगा तो वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होता इनकमिंग नॉइजेस का. Okay, now these are the diagrams where they are showing use of prosthesis when the foot plate of the stapes is fixed to the fenestria vestibuli. फिर इसको ऑपरेट करके prosthesis लगा देते हैं. Anyways, so that's all basically about it. Yeah. Now, अच्छा ये एक important, देखो जितने भी relations बताए ना आपको वो सारे important. Mastoid process के relation में facial nerve है, तो अगर यहाँ पे पस होगा और इस पस को drain करने के लिए आप needle वगैरह डालेंगे, so you have to be careful not to damage the facial nerve. Okay, so all the relations वो इंपॉर्टेंट है रिलेशंस जो क्लिनिकली रेलिवेंट है, अदरवाइज मैं वो रिलेशंस छोड़वा देता हूँ जो क्लिनिकली रेलिवेंट हैं भी नहीं. सो दैट्स ऑल अबाउट द मिडल एयर, इंपॉर्टेंट बिट. अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में द ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इनर एयर, इंटरनल एयर, कि किस तरह से आपके साउंड प्रोसेसेस किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्चुअली प्रोसेस होते हैं. ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.